अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट विकास और टेक वीडियो गुरु के यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो सी लैंग्वेज की हिंदी में चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे, तो आज उसका पार्ट 4 हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए। तो इसमें हम जो कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो जैसे कि फ्लो चार्ट हमारा छूट गया था, तो आज उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे अदर टॉपिक कौन से हैं। तो डोएक ओ लेवल सी लैंग्वेज चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी लेसन 4। तो इसमें हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की। ऑपरेटर हमारा हो गया था और उसके बाद सी डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, और जो अदर टॉपिक हैं जितना समय होगा उस हिसाब से हम लेंगे। तो आज हम पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और आप लोग प्लीज़ इसको नोट किया करें, या जैसे भी आप नोट करते हो कॉपी में नोट कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। तो इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट, तो आज को आपको फ्लो चार्ट के बारे में बता देते हैं, तो समझ लें। फ्लो चार्ट किसी प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सी लैंग्वेज के संदर्भ में यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। प्रायः जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो बिना किसी फ्लो चार्ट के लिखते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे समझना असंभव होता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप अपने प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा करने से कोई भी आपके प्रोग्राम के लॉजिक को आपके बिना भी समझ सकता है। जब आप किसी कंपनी के लिए प्रोग्रामर के रूप में काम करते हैं तो कोडिंग से पहले फ्लो चार्ट बनाना अनिवार्य होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपनीज के में अक्सर प्रोग्रामर बदलते रहते हैं। आपके द्वारा बनाए गए किसी प्रोजेक्ट को कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ सके और उस पर काम कर सके, इसलिए उसको आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना अनिवार्य होता है। फ्लो चार्ट क्रिएट करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि इससे आपको प्रोग्राम की गहरी समझ होती है। आप कोडिंग से पहले ही उसमें आने वाली एरर और रिजल्ट को देख पाते हैं। यदि फ्लो चार्ट कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लिया गया है तो कोडिंग सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस रह जाती है, जिसमें प्रोग्रामर को फ्लो चार्ट के अनुसार कोड लिखना होता है। फ्लो चार्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, फ्लो चार्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं होता है। फ्लो चार्ट को देखकर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने से पहले फ्लो चार्ट पर बहुत सा समय लगाती है। फ्लो चार्ट आपके प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। ये मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाने जैसा होता है। जितना समय कोडिंग में लगता है उससे कई अधिक समय फ्लो चार्ट में लगाया जाता है। फ्लो चार्ट के अनुसार भी बनाई जाती है। हर अच्छे प्रोग्रामर को इसे सीखना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आजकल बहुत से मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए बिल्ट इन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आप इन्हें यूज़ करके भी फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था फ्लो चार्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं फ्लो चार्ट ऑफ फ्लो सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के सिंबल आपको बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रोग्राम को ग्राफिकली समझाने के लिए कुछ सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये सिंबल आपको पहले से प्रोवाइड किए गए हैं। इन्हें फ्लो चार्ट सिंबल कहा जाता है। हर सिंबल का एक मतलब होता है जिससे फ्लो चार्ट देखने वाली आसानी से उसे समझ सकता है। जिसे आपको ये आप स्क्रीन पर देख लें, आपको दिखाई दे जाएगा। बिंग ऑब्लिक एंड है सिंबल इसका इस तरह से है। ये ओवल सिंबल होता है, इसे टर्मिनल सिंबल भी कहा जाता है। इसे फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है।
किसी भी प्रोसेसिंग से पहले प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड पॉइंट डिफाइन करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद आपका है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का सीन देख ले, रेक्टेंगल टाइप में होता है। जब भी कोई एग्जीक्यूशन करते हैं या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उसे प्रोसेसिंग सिंबल से दर्शाया जाता है। उसके बाद आपका इनपुट ऑब्लिक आउटपुट है। प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट को दर्शाने के लिए आप पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका डिसीजन है। प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका एरो है। प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए एरो सिंबल यूज़ किया जाता है। इसे हर सिंबल के बाद फ्लो दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखो आपके सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। तो अब आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल्स, आपको दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये डायग्राम देखें। मान लीजिए आप एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो यूज़र से 2 नंबर रीड करता है और उन्हें ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले कराता है। उसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको बनाना है। स्टार्ट डिक्लेयर नम कॉमा, ये आप लोग देख लें डायग्राम। इसको हम समझा देते हैं क्या चीज़ है, कैसे ये डिफाइन होगा। ऊपर दिए गए जो आपको चार्ट दिया गया है, सबसे पहले इसमें ओवल सिंबल से फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया गया है। इसके बाद रेक्टेंगल सिंबल के द्वारा 3 वेरिएबल num1, num2 और रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। इसके बाद पैरेललोग्राम द्वारा num1 और num2 को रीड करने की प्रोसेस को दर्शाया गया है। इसके बाद वापस रेक्टेंगल सिंबल के द्वारा दोनों नंबर्स को के एडिशन और रिजल्ट वेरिएबल को असाइन करने की प्रोसेस को दर्शाया गया है। इसके बाद पैरेललोग्राम द्वारा रिजल्ट को डिस्प्ले करने की प्रोसेस को दर्शाया गया है। सबसे आखिर में टर्मिनल सिंबल द्वारा फ्लो चार्ट को स्टॉप किया गया है। इस फ्लो चार्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से एडिशन के प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज में बना सकता है। तो ये था। तो आइए फ्लो चार्ट का एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो 2 इंटीजर नंबर को रीड करता है और जो उनमें से ग्रेटर हो उसे डिस्प्ले करवाता है। इसके लिए फ्लो चार्ट आपका इस प्रकार है, देख लें डिस्प्ले पे। तो ऊपर जो आपको चार्ट दिया गया है सब कुछ पहले की तरह ही है, बस इसमें डायमंड जो आपका डायमंड सिंबल के द्वारा कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर में से जो नंबर ग्रेटर है उसे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये था आपका फ्लो चार्ट का टॉपिक, पूरा क्लियर कर दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा सी डिसीजन मेकिंग। तो अब हम सी डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। उसके बाद देखेंगे आगे के टॉपिक। तो चलिए देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सी डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा। आप अपने प्रोग्राम में कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कौन से स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो इसी को आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग किसी कंडीशन के बेस पर की जाती है। इस पर्टिकुलर कंडीशन आने पर आप मन चाहे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बिल्ट इन स्टेटमेंट को यूज करते हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट कंडीशन के साथ काम करते हैं, इसलिए इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इन स्टेटमेंट के बारे में जानने से पहले डिसीजन मेकिंग के एक उदाहरण को आप समझने का प्रयास करें। तो मान लीजिए किन्हीं 2 स्टूडेंट में से जिसकी एज अधिक हो उसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, ये प्रोग्राम आप लोग डिस्प्ले पर देखें। तो जो आप बता देते हैं आपको। तो जो आपको उदाहरण दिया गया है उसमें 2 स्टूडेंट की एज 2 वेरिएबल में स्टोर की गई है, लेकिन आपको सिर्फ उसी स्टूडेंट की एज प्रिंट करनी है जिसकी एज सबसे ज़्यादा हो। इस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है। ऐसा आप किसी भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ एल्से स्विच के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए इस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का जनरल सिंटैक्स आपको ये दिया गया है, देख लें डिस्प्ले पे। इफ स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के द्वारा एक ब्लॉक डिफाइन करता है
जब कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। यदि कंडीशन फॉल्स हो तो इस पूरे ब्लॉक को कंपाइलर स्किप कर देता है। यदि जो आपको एग्जांपल देगा स्टेटमेंट का यूज़ किया जाए तो एग्जांपल में इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाए तो प्रोग्राम को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये डिस्प्ले पे देख लें। अगर इफ कंडीशन लगाई जाएगी तो इस तरह से प्रोग्राम आपका लिखा जाएगा, तो समझ लें। तो जो आपको उदाहरण दिया गया उसमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए एक कंडीशन लगाई गई है। यदि रवि की एज अंकित से अधिक है तो इफ स्टेटमेंट में दिया गया प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये प्रोग्राम आपको नीचे आउटपुट इस तरह से देगा, रवि इज एल्डर। उसके बाद देख लेते हैं इफ एल्से स्टेटमेंट। तो इफ एल्से स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें एल्से ब्लॉक और ऐड किया जाता है। एल्से ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होते हैं जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इफ एल्से स्टेटमेंट का जनरल सिंटैक्स आपको ये दिया गया, डिस्प्ले पे देख लें। तो जैसा कि आपको पता है कि इफ की कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए आप एल्से ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लॉक हमेशा इफ ब्लॉक के बाद में आता है। इस ब्लॉक में वो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होते हैं। यदि ऊपर जो आपको उदाहरण दिया गया है इफ एल्से स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाए तो उसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये देख लें आप लोग स्क्रीन पे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो जो आपको उदाहरण दिया गया उसका आउटपुट आपको आएगा अंकित इज एल्डर। उसके बाद देख लेते हैं एल्से इफ। यदि आप इफ और एल्से के बीच में एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं तो ऐसा आप एल्से इफ ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल देख लें स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एल्से इफ को। उसके बाद बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन चेक करने की बजाय केस चेक किया जाता है। एक पर्टिकुलर केस आने पर आप जो स्टेटमेंट एक्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे आप केस के अंदर लिखते हैं। केस एक इंटीजर वेरिएबल से मैच किया जाता है। जो केस इंटीजर वेरिएबल से मैच हो जाता है वही केस एक्जीक्यूट हो जाता है। स्विच स्टेटमेंट का जनरल सिंटैक्स आपको ये दिया जा रहा है, डेस्कटॉप पे देख लें। तो इस तरह से कुछ केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है। जब आप केस नंबर वेरिएबल को किसी भी इंटीजर वैल्यू के साथ सेट करते हैं और इसे स्विच स्टेटमेंट में पास करते हैं तो ये नंबर जिस केस नंबर से मैच करेगा वही केस एक्जीक्यूट होगा। जैसे कि यदि आपने केस नंबर में 2 पास किया है तो सेकेंड नंबर का केस एक्जीक्यूट होगा और ब्रेक से पहले के सभी स्टेटमेंट एक्जीक्यूट हो जाएंगे। यदि कोई केस मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट केस एक्जीक्यूट होता है। यदि हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ किया जाए तो सभी केस एक्जीक्यूट हो जाएंगे। तो केस को आप अल्फ़ाबेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको स्विच स्टेटमेंट लिखना है तो उसका उदाहरण ये आपको दिया गया, स्क्रीन पर देख लें। इस तरह से आपका प्रोग्राम बनेगा। तो ऊपर जो आपको उदाहरण दिया गया है उसमें यूज़र में एक नंबर एंटर करवाया जा रहा है और उस नंबर के बेस पर मैचिंग केस एक्जीक्यूट करवाया जा रहा है। ये प्रोग्राम नीचे आपको जो दिया जाएगा उसमें आपका आउटपुट एंटर अगर आप 2 करेंगे तो सेकंड केस आपका जो ये दिया हुआ है आपका एक्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका यही प्रिंट हो जाएगा, सेकंड केस एक्जीक्यूटेड। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपका सी डिसीजन मेकिंग था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने 2 टॉपिक आज कवर कर दिए हैं, सी फ्लो चार्ट और डिसीजन मेकिंग। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वीडियो में बात करेंगे लूपिंग, एरे और स्ट्रिंग की। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।